हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। चाहे वो बच्चे बीएससी के हों या फिर 11वीं को हो या फिर बीएड के हो, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जिनके बुक में फिजिक्स का न्यूटन का लॉ होगा, वो बच्चे आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कंपटीशन वालों की, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूटन लॉ बीएससी फर्स्ट ईयर जो ये टॉपिक है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन इनमें कंपटीशन वाले हो सकते हैं या फिर 11वीं 12वीं के या फिर हो सकते हैं बीएड वाले बच्चे, उनमें भी ये नियम आता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉलेज में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहला नियम यानी प्रथम नियम, उसके बाद फिर दूसरा नियम, फिर उसके बाद मैं तीसरा नियम बताने की कोशिश करूँगा। यानी कि आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता दूं कि मैं आप लोगों को पहला दूसरा नियम अच्छी तरीके से बताऊंगा और भी अपने हिसाब से एकदम इजी, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो क्या होता है यार कि न्यूटन का जो लॉ होता है वो बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए ये वीडियो एकदम इजी वे में बताने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल को जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो सबसे पहले चलो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा न्यूटन के बारे में। हाँ, यही है हमारे न्यूटन। पहले तो बहुत बच्चे थे तो वो लोग बोलते ना कि यार अगर इसके सर पे एक एप्पल गिरा होता है तो चुपचाप इसको खा लेता ना, यार इतना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत था। लेकिन अगर न्यूटन ना होते तो इस दुनिया में जितने भी हमारे जो मोशन के रिलेटिव जितने भी हमारे काम कर रहे हैं, हमारे जैसे हो गया रॉकेट हो गया, वो भी उनके ही नियम के हिसाब से काम करता है। उन्होंने बहुत सारे योगदान हमारे दुनिया में दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को क्योंकि इनके नियम के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं होता, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ लगता है। लेकिन आप लोगों को मैं एकदम ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, यानी पहला नियम के बारे में। तो देखो, पहला नियम हमारा क्या बोलता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यदि कोई वस्तु स्थित अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि वह गति अवस्था में है तो उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी। जब तक रहेगी तब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि बाहर का बल नहीं लगाया जाता। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग अपने हिसाब से अपने रिलेटिव दुनिया या कि दुनिया से जो भी काम करते हैं उससे हम मिलाने की कोशिश करते हैं कि नियम कह क्या रहा है। तो देखो, इसमें होता ये है कि जैसा कि अभी हमारा जो बॉल है अभी ये केवल शांत जगह में रखा हुआ है। जो हमारा फुटबॉल है वो शांत है, अभी इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम या फिर कोई भी बच्चा इसको पैर से इसको किक करेगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें बल आ जाएगा। इसके अंदर जब इसमें कोई बाहरी बल मतलब इसको बल ही से मारेगा ना इसको पैर में, जब इसको मारेगा तो बहुत तेज़ी से क्या होगा, ये उसमें बल तो आ जाएगा। और बल आने के साथ साथ क्या होगा कि वो उसी दिशा में वो क्या करेगा, उतनी ही तेज़ी जाएगी जितना तेज़ वो क्या किया है, जितना तेज़ वो बल लगाया है उतने हिसाब से वो आगे की ओर बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, उसकी दिशा क्या होगी, वो सीधी दिशा में आगे बढ़ते जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक उसमें कोई बच्चा या फिर कोई उसको पकड़ नहीं लेता, तब तक वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आप लोग अपने नॉर्मल ज़िंदगी में तो देखी होगी, ठीक ना। तो इसके नियम आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह रुकी ही रहेगी। अगर वह वस्तु स्थिर, ठीक ना, अगर वह वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह उसी वेग से यानी उसी स्पीड से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में तो आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा अपने दूसरे नियम की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा और बता देते हैं। देखो, हमारा जो नियम है न्यूटन का वो किसके अकॉर्डिंग है, वो स्थित के अकॉर्डिंग। यानी इसको हम न्यूटन का जो नियम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो न्यूटन का जो नियम है वो किसका नियम है, तो उसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम।
सॉरी अपने हाथ से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टच पेन है नहीं, तो आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझिए। ठीक, तो जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम ही है। और देखो इसमें गणितीय भाषा हम आपको समझाते हैं। अगर इसमें अगर वस्तु हमारा स्थित है तो उसमें क्या है, हमारा जो बल है, बल का हमारा जो होता है सूत्र F से दिया जाता है। तो हमारा जो बल है तो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य? क्योंकि अभी वो स्थित है, उसमें कोई बल नहीं लगा है। साथ में उसके बाद फिर आता है हमारा क्या, त्वरण। त्वरण में है ये कि जब उसमें बल ही नहीं लग रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसमें जो त्वरण है वो भी तो क्या होगा हमारा, वो भी शून्य ही होगा ना। तो आई होप इस वीडियो में यानी कि पहला नियम आपको समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा अपने दूसरे नियम के बारे में। तो देखो हमारा दूसरा नियम को समझने से पहले आपको थोड़ा इनमें से कुछ फैक्ट को समझना पड़ेगा। उसमें है ये संवेग। तो चलिए आप लोग संवेग को अच्छे तरीके से, जो बच्चे समझे नहीं होंगे तो अपने हिसाब से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए इसमें एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं क्या, आपको एक है हमारा क्या, ट्रैक है। ठीक, जो हमारा जो ट्रैक है ये कितनी है, वो बहुत बड़ी है। अगर कोई मान लो कि आप हो, आपके पास आप जैसे आप ट्रैक को, कोई खड़ा है ट्रैक रास्ते में, अगर आप इसको हिलाना चाहो तो क्या हिला सकते हैं? तो आप बोलेंगे तो हम तो हिला ही नहीं सकते। मैं बोलूँगा क्यों? तो आप बोलोगे किसका क्यों? कि ये बहुत बड़ा है और साथ में इसका जो भार है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें भार है ना, इसलिए हम इसको हिला ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो भार है वो हमारा जो ताकत है, जितनी ताकत है उससे दुगना है ये, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको हिला नहीं सकते हैं। मैं मान लिया। उसके बाद फिर बोला कि ठीक है। उसके बाद फिर मैं बोला क्या आप एक गोली को बंदूक से जैसे मारा गया है गोली, तो क्या उसको रोकना आसान है? तब बोलोगे कि नहीं। मैं बोलूँगा क्यों नहीं रोक सकते? तब बोलो क्योंकि ये बहुत तेज़ी से यानी कि अधिक वेग से आगे की ओर बढ़ेगा, इसलिए हम इसको नहीं रोक सकते। तब मैं बोलूँगा कि यार देखो यहाँ पर कि समझो थोड़ा कि देखो ये तो छोटा है, गोली हमारा कितना छोटा हो, लेकिन इसमें क्या निर्भर कर रहा है, ये हमारा वेग पर निर्भर कर रहा है। और दूसरा हमारा जो बड़ा है, लेकिन देखो ये तो बड़ा है लेकिन इससे क्या भार पे डिपेंड कर रहा है। तो आई नो कि आपको समझ में आ गया, द्रव्यमान होता है और दूसरा जो यानी कि हमारा जो संवेग है वो द्रव्यमान के भार और हमारे जो द्रव्यमान के जो वेग है उन पर क्या करता है, लागू होता है। तो आई नो कि आपको समझ में इतनी बातें आ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये ट्रैक है, ट्रैक के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंसान बनना पड़ेगा, तभी ना उसके हिसाब से अपना जितना है उतना ताकत आप लगा सकते हो, वरना कहाँ। वैसे ही हमारा जो बंदूक का गोली की जगह कि हमारा कोई बॉल होता, अगर वो आता तो आप आसानी से उसको पकड़ सकते थे ना, क्योंकि उसके जो वेग है वो कम होगा, इसलिए उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो इन दोनों कंडीशन हमारा जो संवेग फॉलो करता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उनका जो संवेग का नियम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो आई नो कि यहाँ पास आपको संवेग भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो द्रव्यमान और जो वेग है इन दोनों पे डिपेंड करता है, चाहे वस्तु का आकार कैसा भी हो। ठीक, तो चलिए उसके बाद फिर थोड़ा अब दूसरे नियम के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे नियम में हमारा जो बोलता क्या है, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, मान लो कि कोई वस्तु है, वस्तु का हमको क्या करना है, वस्तु हमको संवेग परिवर्तन करना है। संवेग यानी कि हमको जो वस्तु उसको हमें चेंज लाना है, तो हम कैसे ला सकते हैं? तो चलिए थोड़ा इसको भी थोड़ा कंडीशन को समझते हैं। उससे पहले हम क्या समझते हैं, हम अनुक्रमानुपाती। अब हिंदी में काफ़ी बहुत बच्चे होते हैं और समझ, फिजिक्स हमारा जो यही है कि हम लोग उनके जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए, तो हमारा जो कंसेप्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे समझने के लिए। तो थोड़ा अनुक्रमानुपाती का हम समझते हैं। तो अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि अनुक्रमानुपाती को हम क्या समानुपाती भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि पहली राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा। ठीक, और पहली राशि का मान घटेगा तो क्या होगा, दूसरी राशि का मान भी घटेगा। मतलब कि जितना हम बल लगाएंगे तो उतना ही बल उसको बढ़ेगा और जितना हम उसको घटाना चाहेंगे उतना ही वो घटेगा। इसका एग्जाम्पल का मतलब ये ले सकते हैं कि ये
मतलब इसका बराबर नहीं होता, ठीक है ना। इसको हम बराबर नहीं कहते। इसका अर्थ है कि ए का मान जितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, बी का मान भी उतना गुना बढ़ेगा घटेगा। वही कहना चाहता है किसी भी वस्तु संवेग परिवर्तन दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हमें संवेग परिवर्तन के दर को चेंज करने के लिए हमको उतना ही बल की आवश्यकता होती है जितना उस वस्तु का भार या वेग होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ थोड़ा कि ये हमारा लोहा हो गया और दूसरा हो गया हमारा क्या, लकड़ी। लोहा हमारा क्या है, ये अधिक वेग का यानी अधिक भार का है। उसको उठाने के लिए हम कितने बल की आवश्यकता होगा, जितना इसका भार है उतने ही बल की हमारी आवश्यकता होगा, तभी हमको उठा पाएंगे। और जो लकड़ी है, इसको लकड़ी उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जितना इसका कम भार, जितना इसका कम होगा भार, उतना ही हमको उसमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये भार पर इसको संवेग को चेंज करने के लिए इनके हमको उतना ही बल लगाना पड़ेगा, उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना इसको आवश्यकता होगी। तो इसमें यही नियम है कि किसी वस्तु संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दिशा वही होता है जिस पर हम बल लगाया जाता है। यानी कि संवेग पर हम जो बल लगाते हैं वो हमारा वो जो दिशा है, बाहरी बल लगा रहे हैं ना, तो वही हमारा क्या है, हमारा वो दिशा है। तो आई नो कि आपको संवेग परिवर्तन के जरिए आपको जो फैक्ट बना था उसके जरिए जब इसको आप पुट करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यही हमारा न्यूटन का दूसरा नियम था। तो चलिए अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसको ये बता देते हैं कि ये जो न्यूटन का जो है F बराबर क्या है, m गुणे, थोड़ा इसको क्लीन कर ले रहा हूँ मैं। F बराबर जो है, F बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणे A, द्रव्यमान गुणे क्या है हमारा त्वरण। ये दोनों पर निर्भर करता है। तो आई नो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार दो वस्तु की अन्योन्य क्रिया में वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम के बराबर होता है, लेकिन दिशा परस्पर विपरीत होती है। अर्थात एक वस्तु क्रिया दूसरी वस्तु की प्रतिक्रिया के बराबर होता है। आई नो कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बच्चे लोग, लेकिन चलो इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं न्यूटन के तीसरे नियम को। देखो इसमें होता क्या है कि हमारा जो बल होता है कि एक वस्तु के द्वारा हम दूसरी वस्तु पर तो लगाते हैं। थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं आप। ये हो गया, इसमें बोल क्या रहा है कि ये मान चलो ये क्या है, हमारा दो वस्तु है, यानी कि चलो वस्तु नहीं कि दो इंसान है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक वस्तु के द्वारा यानी कि एक इंसान के द्वारा दूसरी कुश्ती में आप देखे होंगे कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर तो बल लगा रहा है और उसके बाद फिर सेम वो बल क्या लगा रहा है, जो पहला इंसान है वो दूसरे बल लगा रहा है। आपको समझ आ गया है, ये उतना ही बल लगा जितना पहले वाला लगा रहा है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा अपोजिट है, यानी इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो आपको समझ में आ गया कि इनके जो परिणाम है, इन दोनों के जो परिणाम जो होता है, बल का परिणाम वो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इनका जो होता है क्या, इनकी जो दिशा होती है वो परस्पर क्या होती है, विपरीत होती है। इसी प्रकार हम ले सकते हैं एक रॉकेट की। जब हमारा जो रॉकेट जब हमारा जो लॉन्च होता है तो इसमें होता क्या है कि जितना बल नीचे की ओर लगता है उतनी बल हमारा क्या होता है, आगे की ओर हमारा रॉकेट जाता है। लेकिन हमारा जो बल लगने का जो प्रोसेस होता है वो किस पर निर्भर कर रहा है, हमारे दिशा पर। दिशा हमारा कैसा लग रहा है, अपोजिट, उल्टा लग रहा है, तभी रॉकेट हमारे सीधे ऊपर जाए। मतलब कहने मतलब है कि बल एक दूसरे तो परिणाम जो होगा क्या हमारा जो बराबर होगा, लेकिन जो दिशा होगी क्या हमारा वो अलग होगा, विपरीत होगा। तो आई नो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जितने भी मैं आपको जो बताया हूँ न्यूटन के नियम की, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए और आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो आप लोग को आई नो कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा समझ में न्यूटन के तीसरा नियम भी आ गया होगा। इसको हम न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, जो कि हमारा संवेग के संरक्षण के नियम में भी ये लागू होता है। नाव जब चलती है तो हम पीछे की ओर क्या करते हैं, जो नाव चलाने के लिए जो डंडे होते हैं हम उसको पीछे की ओर मारते हैं, तभी हमारा जो नाव होता है क्या आगे की ओर बढ़ता है। तो यही नियम है सब। तो आई नो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों को वीडियो लाता रहूं, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट करिए, जो बच्चे न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, क्या जाता है आप लोगों को, बस सपोर्ट तो चाहिए सकूँ और बहुत बच्चे लोगों का हेल्प कर सकूँ। तो ठीक है, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।